अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। हाल ही में पीएम मोदी ने 5G सर्विसेज को इंडिया में लॉन्च किया था। जैसा कि हमने सुना, 5G से हमें ना सिर्फ हाई स्पीड डेटा और रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम मिलेगा, बल्कि 5G सर्विसेज हमारे देश के इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने में एक मेजर रोल प्ले करने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2035 तक 5G का हमारी इकोनॉमी पे $1 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होगा। प्लस 2025 से 2040 तक ये 5G टेक्नोलॉजी हमारी जीडीपी में $150 बिलियन भी ऐड कर सकती है। 5G सर्विसेज की वजह से इंडियन इकोनॉमी ऐसी पोजीशन पे आकर खड़ी हो सकती है जहां वो रैपिडली नए यूनिकॉर्न्स जो डिजिटल सर्विसेज से जुड़े हों उनको ऐड करे और साथ ही हार्डवेयर इकोसिस्टम को भी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करे। अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो जहां 4G में हाईएस्ट स्पीड 100 Mbps तक जा सकती है, वहीं 5G में पीक स्पीड इवन 10,000 Mbps यानी कि 10 Gbps को भी टच कर सकती है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो टोटल सब्सक्राइबर बेस के टर्म्स में इंडिया आज सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर है। एक वक्त था जब एक एवरेज इंडियन महीने में 1.5 GB डेटा कंज्यूम करता था, लेकिन आज तो डेली ही 1.5 GB डेटा की लिमिट एग्जॉस्ट हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात माने तो 2025 तक हमारा एवरेज डेटा कंजम्पशन आज के 15 GB पर मंथ से 40 GB पर मंथ तक पहुंच सकता है। और इस कंजम्पशन को केटर करने के लिए हमें 5G जैसी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। जीएसएम एसोसिएशन, जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स का एक ग्लोबल एसोसिएशन है, उनका मानना है कि 2023 तक इंडिया में 5G का पेनिट्रेशन लगभग 4% जितना हो जाएगा, जो 2028 में बढ़ के 18% हो जाएगा, 2033 तक 60% और फिर 2040 में 90%। मतलब ये तो क्लियर है कि 5G हमारे आने वाली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। लेकिन 5G सर्विसेज को सक्सेसफुली रोल आउट करने के लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अगले 2 से 3 सालों में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एटलीस्ट 1.5 से 2.5 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने आप में बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है, उसका एक मेजर कॉम्पोनेंट है टार। जी हाँ, ट्रेडिशनली मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स जैसे कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो एक्सेट्रा अपना खुद का टार ओन करते थे, लेकिन टार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और मेंटेन करने में इन्वॉल्व हाई कॉस्ट के चलते इस मॉडल में हमें प्रोग्रेसिवली एक शिफ्ट देखने को मिला है। और यहीं पे रोल आता है टार कंपनीज या फिर टार कोस का, यानी कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स कोई भी हो, उनका गुजारा टार कंपनीज के बिना नहीं होने वाला। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी मोनोपोलिस्टिक कंपनी की जो इंडिया की लार्जेस्ट लिस्टेड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। लेकिन कंपनी की बात करने से पहले चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं इंडिया की टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये टेलीकॉम टावर्स होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्या है। समझाती हूँ। जब भी हम मोबाइल पे इंटरनेट या कॉल्स जैसी सर्विसेज का यूज़ करते हैं तो हम कंप्लीटली वायरलेस मीडियम से सिग्नल्स और डेटा रिसीव और सेंड करते हैं, लेकिन वायरलेस सिग्नल्स अनलिमिटेड डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो आपको दुनिया के हर कोने में डेटा और कॉल जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को टेलीकॉम या सेल टावर्स की मदद चाहिए होती है। आपके द्वारा भेजा हुआ सिग्नल आपके सबसे नजदीकी टावर तक जाता है और वहां से इंटेंडेड रिसीवर के टावर तक, और फिर वो रिसीविंग टावर उन सिग्नल्स को आपके दोस्त या रिश्तेदारों तक पहुंचाता है। सिमिलरली आपको भी डेटा और वॉइस सिग्नल्स जैसी सर्विसेज आपके नजदीकी सेल टावर द्वारा रिसीव होते हैं। यानी कि आप कोई सा भी सिम कार्ड यूज करें, उसके पीछे एक वास्ट नेटवर्क ऑफ टेलीकॉम टावर्स ऑपरेट करते हैं जो डिवाइसेस के बीच इफेक्टिव वायरलेस कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन इंश्योर करते हैं। टेलीकॉम टावर्स के इस क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के चलते उनका नेटवर्क भी इंडिया में तेजी से ग्रो होना जरूरी है। पिछले 5 सालों में इंडिया ने टेलीकॉम टावर्स के इंस्टॉलेशन में 60% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया में 7.3 लाख टेलीकॉम टावर्स इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी मदद से अर्बन और रूरल एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ देश भर में 30.6 लाख किलोमीटर्स के डेंस ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के नेटवर्क ने आज इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट्स में से एक बना दिया है।
वर्ल्ड वाइड आज 40.3 लाख टेलीकॉम टावर्स हैं और 5G रोल आउट के चलते 2026 तक इस नंबर में 1 मिलियन टावर्स और ऐड होने की एक्सपेक्टेशन है। और यही एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ ने इंडस्ट्री डायनामिक्स को रिफाइन कर दिया है, जिसके चलते टेलीकॉम टावर कंपनीज के सामने नई अपॉर्चुनिटीज और ट्रेंड्स आके खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स जैसे कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टावर कंपनी से टावर्स लीज पर ले रहे हैं। इफेक्टिवली टावर कोज अपने आप को आज रियल एस्टेट कंपनीज की तरह देख रही हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है उनके रूरल और अर्बन एरियाज में बनाए हुए टावर्स को लीजिंग, शेयरिंग और नई सर्विसेज प्रोवाइड करके मोनेटाइज करना। जी हाँ, टावर कंपनीज अपने टावर्स और उसके आजू बाजू की स्पेस को मल्टीपल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स या MNOs और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को लीज कर सकते हैं, और अगर शेयरिंग वायबल नहीं है तो MNOs इन टावर कंपनीज को नया टावर खड़ा करने का प्रोजेक्ट भी दे सकती हैं, जिसके बाद वो उसे लीज पर ले सकें। और इस मॉडल को हम बिल्ड टू सूट कहते हैं, जो दोनों ही पार्टीज के लिए विन विन है। टावर कंपनी को एक गारंटीड किराएदार मिल जाएगा और MNOs अपने कॉस्ट को सेव कर पाएंगे। टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री में एक और नया ट्रेंड भी शुरू हुआ है, जहां टावर कंपनीज अब सिर्फ लीज करने के अलावा रेडी टू गो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस भी डिलीवर कर रही हैं। ये कंपनीज अब अपने खुद के फाइबर नेटवर्क्स डिप्लॉय और मैनेज कर रही हैं, ताकि MNOs को एक रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाए और वो अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर सकें। प्रेजेंटली इंडिया में 5G सिर्फ कुछ ही अर्बन एरियाज में लिमिटेड है और इसे देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। गवर्नमेंट अगले 500 दिनों में 25,000 नए टेलीकॉम टावर्स इंस्टॉल करना चाहती है, और इस विजन को पूरा करने के लिए टेलीकॉम टावर प्लेयर्स हैवी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अगले कुछ सालों में टावर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। अब जायज है कि जब पाई बड़ा हो रहा है तो टेलीकॉम टावर प्लेयर्स के पास भी मौका है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का, राइट? इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर इंस्टॉलेशन कंपनीज में से एक है। ये वो कंपनी है जिसके द्वारा हमारे देश में हर 5 में से 3 कॉल्स किए जाते हैं। ये मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी रखने वाली कंपनी है इंडस टावर्स लिमिटेड। 5G की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन चलिए पहले समझते हैं कि आखिर इंडस टावर्स कैसे इंडिया में हो रहे इस 5G रेवोल्यूशन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनने वाला है। इंडस टावर्स लिमिटेड, जो पहले भारती इंफ्राटेल लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, वो इंडस टावर्स लिमिटेड और भारती इंफ्राटेल लिमिटेड के मर्जर के साथ बनी थी। 2006 में एस्टैब्लिश इंडस टावर्स आज टेलीकॉम सेक्टर के ऑपरेशंस में पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। कंपनी इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और वायरलेस सर्विस प्रोवाइड करने वाली कुछ चुनिंदा प्लेयर्स में से एक है। कंपनी बेसिकली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL को अपने टावर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आप तक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो अब आप जब किसी को बता रहे हो कि यहाँ पे वोडाफोन का टावर यानी कि सिग्नल या नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो वो दरअसल इंडस टावर्स जैसी कंपनीज के टावर्स होते हैं, जिनके थ्रू वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। आज इंडस टावर्स के पास इंडिया के सभी 22 टेलीकॉम सर्कल्स के अक्रॉस 1,87,926 टावर्स और 3,38,128 को लोकेशंस हैं, और कंपनी के टावर्स 2.8% से और को लोकेशंस 3.29% CAGR से ग्रो हुए हैं। को लोकेशंस मतलब यूं समझ लीजिए कि कंपनी अपने टावर्स को लीज पर कुछ इस तरह से देती है कि एक ही टावर पे मल्टीपल टेलीकॉम कंपनीज के एंटेनास लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब एक ही टावर वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, जियो सभी के नेटवर्क के लिए यूज होगा। एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 कंपनी के पास टावर मार्केट का 31% मार्केट शेयर और टेनेंसी मार्केट में 42% मार्केट शेयर था। टेनेंसी मार्केट का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग होता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में रेंट कलेक्ट करना। 31 दिसंबर 2021 तक के डेटा की बात करें तो इंडस टावर्स के पास पूरी टेलीकॉम टावर्स इंडस्ट्री का 1/3 से ज्यादा शेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टावर्स। आज कंपनी ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, BSNL और MTNL जैसे सभी बड़ी टेलीकॉम जायंट्स को अपने क्लाइंट्स के लिस्ट में ऐड किया हुआ है। टेलकोस को पता है कि टावर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आए दिन टेलीकॉम कंपनीज के एड्स में देखते हैं कि उनका नेटवर्क और कनेक्टिविटी XYZ एरिया में है जो इंडिया के कहीं के कोने में हो। टेलीकॉम कंपनीज के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटाइजेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन और देश के कोने कोने में रहने वाले एक परिवार को अब एक रिलायबल कम्युनिकेशन की जरूरत है, और ये
डायरेक्टली इशारा करता है एक स्ट्रॉन्गर टावर नेटवर्क की ओर। टावर इंफ्रा में भी अगर देखें तो कंपनी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ग्राउंड बेस्ड टावर, स्मार्ट पोल्स, रूफटॉप टावर, स्मॉल सेल्स एक्सेट्रा। ये चारों क्या है इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बस आप यूँ समझ लीजिए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो इंडस टावर्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। ब्रॉडली देखें तो इंडस टावर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्राइमरली 3 एलिमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पहला, टावर्स का इंस्टॉलेशन। दूसरा, टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर। और तीसरा, टेलीकॉम एंड पावर इक्विपमेंट को हाउस करने के लिए स्पेस। हमने कंपनी का टावर बिजनेस तो समझ लिया, लेकिन इन टावर्स के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है, और वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और इन टावर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेस। कंपनी अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी स्टेट ग्रिड से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जरूरत पड़ने पर डीजल पावर सप्लाई भी यूज कर सकती है। हालांकि अब कंपनी ग्रीन साइट्स और ग्रीन टेलीकॉम जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू डीजल फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी को अपने क्लाइंट्स के नीड्स के हिसाब से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ साथ रेजिडेंशियल प्लेयर्स के पास से भी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करना पड़ रहा है। इसके अलावा कंपनी अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रही है। कंपनी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, देहरादून स्मार्ट सिटीज और भोपाल स्मार्ट सिटी के साथ कोलैबोरेशन में इन सिटीज में स्मार्ट पोल्स, एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरास, वेरिएबल डिजिटल मैसेजिंग बोर्ड, एनवायरमेंट सेंसर, सिटी पब्लिक वाईफाई जैसी स्मार्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। एक बात नोट करने लायक ये है कि टेलीकॉम टावर काफी कैपिटल इंटेंसिव नेचर का बिजनेस है, क्योंकि इस सेक्टर से जुड़े प्लेयर्स को अपने कोर बिजनेस यानी कि टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए काफी अच्छा कैपेक्स करना पड़ता है, लेकिन उसके अगेंस्ट मिलने वाले रेंट्स बाद के स्टेजेस में रियलाइज होना स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर करने में टाइम लग सकता है। अब ये तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस और उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स की। अब बात करते हैं कंपनी के इस मोनोपोलिस्टिक स्टेटस के पीछे के कारण क्या हैं, उसको जानते हैं। इंडस टावर्स के बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि यहाँ स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है, जो इंडस टावर्स के लिए कंपेटिटिव एज की तरह काम करता है। नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। जब एक बिजनेस में आपके क्लाइंट्स के लिए आपको किसी और कंपेटिटर से रिप्लेस करने का कॉस्ट बहुत हाई हो, यानी कि स्विच करने का कॉस्ट बहुत हाई हो, तो ये आपके लिए एक कंपेटिटिव मोड बन जाता है। और टेलीकॉम टावर बिजनेस का नेचर भी ऐसा ही होता है, बिकॉज कोई भी टेलीकॉम कंपनी के लिए अपने टावर को रीऑर्गेनाइज करना काफी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके अलावा इंडस टावर्स और टेलीकॉम कंपनीज के बीच टावर्स एक्सेस करने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, और ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स नॉर्मली एग्जिट पेनल्टीज और लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते इंडस टावर्स को आने वाले पीरियड में एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। आमतौर पर इन कंपनीज का लॉक इन पीरियड 3 साल तक का रहता है, तो एटलीस्ट इस ड्यूरेशन में तो कंपनी के कैश फ्लोज इंटैक्ट रहते हैं। इसके अलावा कंपनी के रेंटल अग्रीमेंट्स एक रिन्यूअल प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसके चलते टेलकॉस के साथ इंडस टावर्स का लॉक इन पीरियड एक्सटेंड होता चला जाता है, और इन केस अगर किसी कंपनी को एग्जिट लेना ही हो तो उनके लिए एक एग्जिट फी भी पे करनी पड़ती है। कंपनी के लिए सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि इंडस टावर्स भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का जॉइंट वेंचर है, जो इंडिया के टॉप 3 लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर्स में आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया के ऑलमोस्ट सभी वायरलेस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इंडस टावर्स के कस्टमर्स हैं। ऑलमोस्ट सभी टेलकॉस का कस्टमर होना और प्रोमोटर ग्रुप में भारती एयरटेल और वोडाफोन जैसे नाम होना, जो खुद टेलीकॉम सेक्टर के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, कंपनी को दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट एक एज देता है, क्योंकि 2 बड़े प्रोमोटर टेलीकॉम जायंट्स होने के चलते उन्हें बाकी टेलीकॉम टावर प्लेयर्स के ऊपर एक प्रेफरेंस मिल जाती है। अगर इस सेगमेंट के बाकी प्लेयर्स की बात करें तो दूसरे प्लेयर्स जैसे कि जीटीएल इंफ्रा भी इन्वॉल्व हैं, और इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि इन कंपनीज के कॉमन क्लाइंट्स हों। इसका रीजन ये हो सकता है कि कोई भी एक कंपनी को पूरे देश के हर कोने में टावर्स अवेलेबल हो, वो बहुत ही मुश्किल बात है। इसकी वजह से टेलीकॉम कंपनीज को उस एरिया के अवेलेबल टावर इंफ्रा की सर्विस प्रोवाइडर से कोलैबोरेट करके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थीसिस के साथ बिजनेस में रहे इनहेरेंट रिस्क को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं।
एक कंसर्न कंपनी के लिए ये है कि उनका एक की स्टेक होल्डर और कस्टमर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी कि वीआईएल। गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज के बीच पिछले कुछ समय से ड्यूज को लेके बहस चल रही है। कंपनी ऑलरेडी काफी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही है और कॉन्स्टेंटली अपने क्लाइंट्स एयरटेल और जियो के अगेंस्ट लूज करती जा रही है। इसके चलते इवन इंडस टावर्स की भी रिसीवेबल साइकिल बढ़ती ही जा रही है। सिंपल लैंग्वेज में रिसीवेबल्स यानी कि क्लाइंट के पास से आने वाला पेमेंट, इसकी वजह से कंपनी के कैश फ्लो पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी की शेयर होल्डिंग में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। वोडाफोन ग्रुप के पास इंडस टावर्स में ऑलमोस्ट 28% स्टेक था, जिसमें से अराउंड 7.1% स्टेक उन्होंने प्लेज किया हुआ था। बाय द वे, प्रमोटर्स या कंपनीज नॉर्मली अपने शेयर्स प्लेज करके यानी कि उन्हें कोलेटरल के फॉर्म में यूज करके अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। फिर जब उनके पास अप्रोप्रिएट कैश फ्लो हो तो वो इन शेयर्स को अनप्लेज कर सकते हैं। वोडाफोन ग्रुप ने इस प्लेज को रिसेंटली रिलीज किया और उसमें से एक पार्ट भारतीय एयरटेल को बेचा गया था, जो इन टर्न एक प्रमोटर ही है। दूसरा पार्ट कंपनी ने ओपन मार्केट में सेल किया था। इस स्टेक सेल से रेस फंड्स को यूटिलाइज करके कंपनी ने इंडस टावर्स के कुछ Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिसीवेबल्स को क्लियर किया था। इनफैक्ट वीआईएल ने कुछ मिनिमम पेमेंट्स करने के लिए भी अग्री किया है। ये पेमेंट्स उनके मंथली बिलिंग्स के अगेंस्ट होंगे, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में चल रहे स्ट्रेस के चलते इंडस टावर्स को मिलने वाले पेमेंट्स एक ही मॉनिटरेबल एस्पेक्ट बन के रह जाते हैं। इसके अलावा एक और चैलेंज है बढ़ता कंपटीशन। एग्जिस्टिंग टावर कंपनीज अपना नेटवर्क फुटप्रिंट इंक्रीज कर रही हैं और इवन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर स्पेस में भी कंसोलिडेशन हुआ है। इसके चलते इंडस टावर्स के कंपेटिटर्स लोअर प्राइसिंग और ब्रांड स्ट्रेंथ का यूज करके टावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। अगर कंपनी के रीसेंट क्वार्टरली नंबर्स देखें तो इंडस टावर्स के मार्जिन्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलता है। अब मैनेजमेंट के हिसाब से मार्जिन्स में ये ड्रॉप का रीजन है डाउटफुल डेट्स के प्रोविजंस। Q1 के कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने मार्जिन ड्रॉप का सेम रीजन दिया था। इंडिया में 2012 में 4G लॉन्च हुआ था और अगर हम इंडस टावर्स की 2013 की एनुअल रिपोर्ट देखें तो वहां पर कंपनी की मैनेजमेंट ने बताया था कि 4G नेटवर्क के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड एक्सपेक्टेड है। एंड अगर हम कंपनी के उस टाइम का रेवेन्यू देखें तो वो हायर डिमांड्स की वजह से काफी तेजी से इंक्रीज हुआ था। अब अगर हम 2022 की एनुअल रिपोर्ट देखें तो 5G के लिए भी कंपनी सेम चीज बोल रही है कि 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड आएगी, जिससे टावर कंपनीज लाइक इंडस टावर्स को बेनिफिट होगा। इसका इफेक्ट फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि 2013 के बाद भी हुआ था। बात करें अगर कंपनी के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस की, तो लिस्टिंग के बाद से अभी तक कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है। उसका एक रीजन है कंपनी के फ्लैट रेवेन्यूज। 2011 से 2020 के बीच कंपनी के रेवेन्यूज एक नैरो रेंज में ही रहे हैं, लेकिन 4G अनाउंसमेंट के चलते 2013 से 2015 के बीच इंडस टावर्स का रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस राइज जरूर हुए थे। बात करें पिछले एक साल की तो इंडस टावर्स का स्टॉक 28.22% डाउन है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में कंपनी का शेयर प्राइस 6.14% से ऊपर गया है, जिसके पीछे एक रीजन है अक्टूबर में हुआ 5G लॉन्च और उससे जुड़े ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फाइनली इंडस टावर्स का ROE और ROCE का ट्रेंड देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18 के बाद से ROE जहां लगातार राइज हुआ है फ्रॉम 21.4% टू 33.5%, वहीं ROCE 31.3% से ड्रॉप होके फाइनेंशियल ईयर 22 में 25.7% पे आ गया है। तो ये था एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस इंडस टावर्स का। क्या ये कंपनी 5G की स्पीड से अपने इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले समय में ग्रोथ दे पाएगी, या फिर इस सेक्टर से जुड़े दूसरे प्रॉब्लम्स इसे पीछे खड़े होकर खींचते चले जाएंगे? देखते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.